हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोगी के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल सीटेट के इम्तिहानात में पूछे गए होंगे। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में हमें कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल में मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है, यानी कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, जो मौखिक प्रस्तुति है, उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा लाभदायक है। पहला है नज़म गाकर, दूसरा है आमने सामने की पेशकश, तीसरा है इशाराती ज़बान में पेश करना और चौथा है सूती पेशकश। तो दोस्तों, जब आप मुँह ज़बानी पेशकश की बात करें तो मुँह ज़बानी पेशकश के लिए जो तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुफीद है वो है आमने सामने की पेशकश। यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति से आमने सामने रह के बातचीत करेंगे, यानी कि फेस टू फेस होके विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो इससे जो मुँह ज़बानी पेशकश है, जो मौखिक अभिव्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये जो कौल है वो किसका है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसकी जो मातृभाषा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक बच्चे के लिए माँ का दूध होता है। तो ये जो कौल है वो महात्मा गांधी का है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का ये कौल है। महात्मा गांधी किस लिए प्रसिद्ध है शिक्षा के क्षेत्र में? इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए विशेष बल दिया और ये वर्धा तालीम योजना या फिर बुनियादी तालीम के जनक के रूप में शिक्षा शास्त्र में महात्मा गांधी फेमस है। यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि बुनियादी तालीम या फिर वर्धा तालीम के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि माने को वाज़े करने के लिए बेहतर तरीका है। अगर आप किसी भी लफ्ज़ की मीनिंग को आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को आप लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है? क्या आप लोग उसे लुग़त यानी कि डिक्शनरी से देखेंगे या फिर तलबा को पूरा मौका देंगे कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मीनिंग बनाए, मानी बताए, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर लफ्ज़ों की तौज़ीह करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे मीनिंग को बिल्कुल क्लियर करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को पूरा मौका दें, उनको ये अवसर दें कि वो खुद उस लफ्ज़ को जिसकी मीनिंग उसे मुश्किल लग रही है या फिर उसकी मीनिंग को वो क्लियर करना चाहता है, तो उस लफ्ज़ को लेकर वो खुद से जुमले बनाए और जुमलों में इस्तेमाल करके उस लफ्ज़ की मीनिंग को वाज़े कर ले। तो मानी को वाज़े करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम लोग तलबा को पूरा मौका दें कि वो उस शब्द से, उस वर्ड से एक अच्छा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। अगला सवाल ये कि मिंदरजा झेल में कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। दोस्तों, महारत यानी कि फ़नी महारत की बात हो रही है, जिसको हम लोग भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल कहते हैं। लैंग्वेज स्किल की बात करें तो ये 4 होता है, LSRW। अब ये क्या है भाई? तो L से लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना, S से स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, R से रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, और W से जो होता है वो होता है राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। तो ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। इससे भी सवालात अक्सर देखने को मिलते हैं। इससे सवाल आपको पूछा जाएगा कि वसूल करने वाली महारत कौन है। सीटेट सन 2018 जुलाई में ये पूछा गया है कि वसूल करने वाली महारत कौन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तख्लीकी महारत कौन है। तो दोस्तों, वसूल करने वाली जो महारत है वो आपकी क्या है? सुनना है और पढ़ना है। यानी कि लिसनिंग और रीडिंग जो है वो वसूल करने वाली रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल है। जबकि आप स्पीकिंग की बात करें या फिर आप राइटिंग की बात करें तो ये तख्लीकी है। सुनना, आप क्या करेंगे? कोई भी टॉपिक को सुनेंगे तो उसकी मीनिंग को हुसूल करेंगे ना, उसूल करेंगे। तो अगर आपसे हुसूल या फिर उसूल की महारत पूछे तो आप बताएंगे लिसनिंग एंड
रीडिंग, ठीक है। और जब आपको तख्लीकी महारत पूछे या फिर अभिव्यक्ति भाषाई कौशल पूछे तो आप बताएंगे स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि बोलना और लिखना। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको पूरा भाषाई कौशल यानी कि जो लैंग्वेज स्किल है वो समझ में आ गया होगा। 4 स्किल होते हैं, इसका क्रम भी कभी कभार पूछ देता है, तो आप लोग LSRW यानी कि ये जो ट्रिक है इसके ज़रिए भी याद कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा महारत नहीं है, तो इसने एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग जान गए होंगे। लिखना ये फ़नी महारत है, सुनना भी भाषाई कौशल है, पढ़ना भी एक भाषाई कौशल है, लेकिन ज़बान में दिलचस्पी ये तो कोई महारत नहीं है, तो इसलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि ये हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है, ये बात सच है कि जो भाषा के विकास है उस पर असरअंदाज होता है। क्या असरअंदाज होता है? इनफरादी इख्तिलाफात यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो होता है, या फिर तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आप लोग इनफरादी इख्तिलाफात यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसकी बात करें तो बिल्कुल ये ज़बान की तरक्की पर, भाषा के विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति करने की जो सलाहियत होती है और उसकी पसंद नापसंद होती है, अलग अलग होती है, तो इसी को कहते हैं इनफरादी इख्तिलाफात। तो बिल्कुल ये जो इनफरादी इख्तिलाफात है वो ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। कोई किसी बच्चे की ज़बान की तरक्की तीव्र गति से होगी, किसी की स्लो होगी। इसी तरह तंदुरुस्ती भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ज़बान की तरक्की पर। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनका जो ज़बान की तरक्की होती है वो रुक जाती है। मान लीजिए घर में रहने रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, ठीक है, बोलना कम कर देते हैं, तो इससे भी तो उनकी ज़बान की जो तरक्की है वो रुक सकती है। दानिश्वरी भी ज़बान की तरक्की में इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कैसे है? कोई भी बच्चा अक्लमंद है तो वो लोगों के संपर्क में आएगा तो ज़्यादा बातें करेगा और ज़्यादा क्यूरियस रहेगा, लोगों से ज़्यादा चीज़ें पूछेगा, तो जब पूछेगा तब भी तो उसकी ज़बान की जो तरक्की है वो होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज ये सभी चीज़ें होती हैं, यानी कि इनमें से सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे, निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे क्या होता है? क्या मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, या फिर बेतरतीब मुश्किलात बढ़ती है, या फिर मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है, या फिर निसाबी तालीम के ज़रिए मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है। दोस्तों दुश्वारी तो बढ़ नहीं सकती। निसाबी तालीम यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तालीम होती है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तालीम होती है वो मुश्किलात को हल करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लैंग्वेज की हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी कार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? समई और बसरी ये क्या होता है? ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसको हम लोग हिंदी में दृश्य श्रव्य और अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, यानी कि वो उपकरण जिसको हम लोग देख भी सकें और जिससे आवाज़ को हम लोग सुन सकें, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपकी टीवी हो गई, आपका खुद का मोबाइल हो गया, ये सभी ऐसे उपकरण जो कि समई और बसरी हैं। तो समई और बसरी तरीक़ाकार का इस्तेमाल ज़बान पढ़ाने में किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्या दुरुस्त पढ़ने के लिए, दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए, या फिर सही तकरीर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब आप लोग समई और बसरी कोई भी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे ज़बान सीखने में तो आपको पहले कोई भी लफ्ज़ है वो दिखेगा और दिखने के साथ साथ वो सुनाई भी देगा, ठीक है। जैसे कि आपको लिख दे कि, जैसे कि आपको लिख दे कि जीम, जैसे जीम लिख दिया तो आपने मैंने लिखा है तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है जीम, तो आपको जीम दिख भी रही है और आप जीम को सुन भी रहे हैं। तो इससे आपका क्या सही हो रहा है? आपका तलफ़ुज़ सही होगा, यानी कि आप किसी भी लफ्ज़ को देख के या फिर किसी भी हर्फ को देख के उसका सही उसका जो अदा करने का जो तरीका है वो भी तो सुन रहे हैं। तो इससे आपको यानी कि समई और बसरी तरीक़ाकार से आपका जो तलफ़ुज़ है यानी कि जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन है वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ मादरी और इलाकाई ज़बान है
या फिर मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान है, या फिर कोई 3 ज़बान। तो दोस्तों हिंदुस्तानी बच्चों को कोई 3 ज़बान सीखना ज़रूरी है। इससे लिसानी फार्मूला कभी आपको पढ़ा दूंगा, उसमें यही बात कही जा रही है कि बच्चों को 3 ज़बान कम से कम सीखना ज़रूरी है। अगला सवाल की ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तो इनमें से क्या सही होगा? तो दोस्तों जो ज़बान है उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? तबादला ख्याल करते हैं कि नहीं करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐलान के ज़रिए भी एक बेहतरीन वसीला है। ऐलान के ज़रिए भी हम लोग ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इज्तिमा में भी ज़बान का इस्तेमाल होता है। यानी कि इनमें से सभी जो है वो चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो कि आखिरी है, कहा जा रहा है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोई भी बच्चा कमज़ोर है, तो उसके लिए बेहतर जो तालीमी तदरीस है वो क्या होगी? क्या एक साथ पढ़ाना होगी, या फिर तालिब इल्मों को अलग बैठाना, या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाना, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बेहतर जो तालीमी तदरीस है वो तालिब इल्मों को अलग पढ़ाना है। यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको आप अलग से स्पेशली उन पे फोकस करिए और उनकी कमज़ोरी को दूर करिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सभी सवाल पूछे गए थे सीटेट के इम्तिहानात में। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।